एक लड़का था और एक लड़की, दोनों प्यार कर बैठते हैं, मगर दोनों की कास्ट अलग अलग होते हैं। ये जानते हुए कि दोनों की कास्ट अलग है और उनके घर वाले उन्हें मिलने नहीं देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने की कस्में खा रहे होते हैं। कुछ समय बाद लड़की के पिता ने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई और उन्होंने ये दर्ज कराया कि उस लड़के ने ही उस लड़की को अगवा किया है। कुछ समय बाद वो लड़की तो मिल जाती है, मगर उस लड़के का कोई पता नहीं चलता। वो लड़का 3 साल से गायब रहता है और 3 साल बाद पुलिस वालों को ये पता चलता है कि 3 साल पहले ही उस लड़के की मृत्यु हो चुकी है। इस कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए बने रहें हमारे संग अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं पीयूष कहानी वाला चैनल पर। हम इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही समाज से जुड़ी हुई कहानियां लेकर आते हैं, जिससे सीख लेकर के हम अपनों को और खुद को सुरक्षित रख सकें। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये बात है अलीगढ़ जिले की, जब वहां पे नए एसएसपी राजेश पांडे जी की नियुक्ति होती है सन 2016 सितंबर में। नियुक्ति के तुरंत बाद राजेश पांडे जी ने सारे थाना प्रभारियों की एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने उन सारे केस फाइल्स को ले आने के लिए कहा जो केसेस अभी पेंडिंग थे। मीटिंग के दरमियान राजेश पांडे जी की नजर एक फाइल पर टिकती है और उनको वो केस थोड़ा दिलचस्प लगता है, क्योंकि वो केस 3 साल पहले 12 दिसंबर 2013 को गांधीनगर थाने में दर्ज कराया गया था। ये केस था प्रीति अपहरण कांड का। इस केस में राजेश पांडे जी को सबसे दिलचस्प बात यह लगी कि इस केस पे तकरीबन 10 थाना प्रभारियों ने काम किया था और किसी एक ने भी सफलता हासिल नहीं की थी। इस केस फाइल को राजेश पांडे जी सीओ अमित कुमार को सौंपते हुए सख्त हिदायत देते हैं कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व किया जाए। अमित कुमार जी को भी इस केस फाइल को देख करके थोड़ी हैरानी होती है और वो इस केस फाइल को स्टडी करके दिनेश कुमार दुबे नाम के थाना प्रभारी को ये केस फाइल सौंपते हैं। दिनेश कुमार दुबे जी इस केस फाइल को पूरी तरह से स्टडी करके अपनी एक टीम गठित करते हैं और इस केस की छानबीन वो फरीदाबाद से शुरू करते हैं। फरीदाबाद से केस की छानबीन शुरू करने का कारण ये था कि जिस लड़के के ऊपर ये इल्जाम था कि उसने प्रीति का अपहरण किया है, वो लड़का फरीदाबाद का रहने वाला था और उसका नाम था जय कुमार। पुलिस जय कुमार के घर फरीदाबाद पहुंचती है और वहां पर उन्हें जय कुमार की विधवा मां संध्या मिलती हैं। पुलिस संध्या जी से पूछताछ करती है और पूछताछ के दरमियान पुलिस को यह पता चलता है कि संध्या जी ने खुद भी जय कुमार के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी है और उनका बेटा ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता है। संध्या जी से पूछताछ करने के बाद पुलिस वालों को मामला कुछ और नजर आता है और वो फरीदाबाद से अलीगढ़ वापस आ जाते हैं। फरीदाबाद से अलीगढ़ वापस आने के बाद पुलिस वालों ने देवेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति को पुलिस थाने 13 जनवरी 2016 को बुलाया। देवेंद्र शर्मा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी और उसमें यह लिखवाया था कि जय कुमार ने उनकी बेटी का अपहरण किया है। पुलिस वालों ने देवेंद्र शर्मा से पूछताछ करने के लिए उन्हें जब थाने बुलाया तो देवेंद्र शर्मा को थोड़ी घबराहट हुई कि पुलिस वाले उन्हें थाने पर क्यों बुला रहे हैं। जब पुलिस वाले देवेंद्र शर्मा से पूछताछ कर रहे थे तो वो पुलिस वालों को बरगलाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहा था, मगर कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और बहुत सारी बातें बनानी पड़ती हैं, जिसमें कभी काल ऐसा होता है कि इंसान के मुंह से वो बात निकल जाती है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। पूछताछ के दरमियान देवेंद्र शर्मा के मुंह से एक बात निकली
कि हो सकता है जय कुमार किसी रेल की पटरी पर ट्रेन के नीचे आकर के मर गया हो। पुलिस वालों ने जब ये बात देवेंद्र शर्मा के मुंह से सुनी तो उन्हें शक हुआ कि देवेंद्र शर्मा ऐसी बात क्यों कह रहा है, और उन्होंने छानबीन शुरू की और उन्हें ये पता चला कि 7 दिसंबर 2013 को थाना ससनी गेट पुलिस स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर एक लावारिस लाश मिली थी। ये खबर मिलते ही पुलिस वालों ने देवेंद्र शर्मा को दोबारा से पुलिस थाने बुलाया और उनसे पूछताछ थोड़ा सख्ती से की। इस बार देवेंद्र शर्मा टूट गया और उसने कबूल किया कि हाँ, जय कुमार का कत्ल देवेंद्र शर्मा ने ही किया है। उसने पुलिस वालों को यह तक बताया कि इस कत्ल में उसका साला प्रमोद भी उसके साथ शामिल था और उसकी बेटी को भी इस बारे में पता है। इसके बाद पुलिस वालों ने देवेंद्र शर्मा से यह जानना चाहा कि हुआ क्या और कैसे हुआ, जिस पर देवेंद्र शर्मा ने जो कहानी बताई वो वाकई दिल दहला देने वाली कहानी है। देवेंद्र शर्मा ने बताया कि सन 2013 में वो अलीगढ़ से फरीदाबाद काम की तलाश में गया और वहां पर काम मिल जाने के बाद वो जवाहर कॉलोनी नाम की एक कॉलोनी में किराए का एक मकान लेता है रहने के लिए। फिर वहां पर अपने घर वालों को भी बुला करके वो रख लेता है। मकान के पहले तल पे उसको किराए पर मकान मिलता है और ग्राउंड फ्लोर पर मकान मालिक खुद अपनी बीवी के साथ रह रहा होता है। जिस जवाहर कॉलोनी में देवेंद्र शर्मा ने किराए पर मकान लिया था, उसी जवाहर कॉलोनी में मकान मालिक की बीवी का ममेरा भाई जय कुमार भी अपनी मां के साथ रहा करता था। जय कुमार पढ़ाई भी कर रहा था और साथ में एक वकील के यहाँ नौकरी भी करता था, क्योंकि जय कुमार के पिताजी कुछ समय पहले गुजर गए थे। जय कुमार अक्सर अपनी दीदी के घर उनसे मिलने आया करता था और वहीं पर उसकी नजर प्रीति पर पड़ी। प्रीति देवेंद्र शर्मा जो किराए पर रहते थे उनकी लड़की थी, जो कि तकरीबन 17 साल की थी और कक्षा 12 में पढ़ रही थी। वो अलीगढ़ के एक स्कूल में पढ़ाई कर रही होती है। जय कुमार जब भी अपनी दीदी के घर आता वो मौके ढूंढता था प्रीति से बात करने की और उसकी नजरें हमेशा प्रीति को ढूंढा करती थी। एक दिन संजोग बस ऐसा हुआ कि जब जय कुमार अपनी दीदी के घर उनसे मिलने आया तो प्रीति उसको उसकी दीदी के पास बैठी हुई ही मिली। उसको मौका मिल गया प्रीति को रिझाने का और उससे बात करने का। जय कुमार वहां पर मीठी मीठी बातें करने लगा और प्रीति को भी उसकी बातें पसंद आने लगी, जिसके बाद प्रीति ने जय कुमार का मोबाइल नंबर उससे मांगा। मोबाइल नंबर लेने के बाद प्रीति और जय कुमार में बातचीत शुरू हो गई। वो एक दूसरे से काफी बातें करने लगे और धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। नजदीकियां बढ़ने के बाद उनके बीच में प्यार हो गया। वो एक दूसरे के संग कस्में खाने लग गए कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ समय के बाद प्रीति की मां को इस बारे में पता चला और प्रीति ने उन दोनों को समझाने की कोशिश की, मगर प्रीति मानने वाली नहीं थी। देवेंद्र शर्मा अपने घर के लिए रोजी रोटी कमाने में लगा हुआ था और उसको इन सब चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। प्रीति की मां के समझाने के बावजूद जब प्रीति नहीं मानी तो प्रीति की मां को मजबूरन प्रीति के पिता देवेंद्र शर्मा जी को ये सारी बातें बतानी पड़ गई, जिसके बाद देवेंद्र शर्मा को बहुत गुस्सा आया और देवेंद्र शर्मा जा करके अपने मकान मालिक से बात करता है और कहता है कि आप जय कुमार को यहां आने से मना कर दें। जिस पर देवेंद्र शर्मा के मकान मालिक ने देवेंद्र शर्मा से कहा कि मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को यहाँ पे आने से कैसे मना कर सकता हूँ, आप खुद सोचिए। आप खुद प्रीति को जय कुमार से मिलने के लिए मना कर दीजिए और थोड़ी उस पर बंदिशें लगाइए
जिससे कि समय के साथ धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने मकान मालिक के मुंह से ऐसी बातें सुन करके देवेंद्र शर्मा को बहुत गुस्सा आया, मगर देवेंद्र शर्मा अपने मकान मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता था। फिर उसके बाद वो मौका ढूंढने लगा जय कुमार से मिलने का, और किसी तरह से वो जय कुमार से मिला। और जय कुमार से मिलने के बाद उसने जय कुमार को धमकाया कि तुम प्रीति से मिलना और बात करना छोड़ दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मगर प्रीति और जय कुमार दोनों अपने जवानी के जोश में थे और उन्हें कहाँ किसी की बातें समझ में आ रही थी। वो किसी की बातें नहीं सुनते थे और सबकी बातें अनसुनी करते हुए एक दूसरे के संग छिप छिप के मिलते रहते थे और बातें किया करते थे। इसी के साथ समय बीतता गया और दिसंबर 2016 में प्रीति के हाफ ईयरली एग्जाम्स की डेट आई और प्रीति फरीदाबाद से अलीगढ़ अपने मामा प्रमोद कुमार के यहाँ एग्जाम देने के लिए गई। प्रीति के घर वालों को यह पता था कि प्रीति बस से फरीदाबाद से अलीगढ़ जा रही है, मगर प्रीति घर से निकलने के बाद जय कुमार को फोन करके बुला लेती है और उसके संग मोटरसाइकिल से अलीगढ़ जाती है। बहरहाल प्रीति का एग्जाम चलने लगा। उसी के बीच में प्रीति के मामा मामी को अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था और वो चले गए। घर को खाली पा करके प्रीति को मौका मिल गया कि वो जय कुमार को घर पे बुला ले और उससे मिले। प्रीति ने तुरंत जय कुमार को फोन किया और जय कुमार को ये खबर दी। जय कुमार को जैसे ही ये पता चला कि प्रीति के घर पे वहां पे कोई भी नहीं है, जय कुमार तुरंत फरीदाबाद से रवाना हो जाता है अलीगढ़ के लिए। जय कुमार जैसे ही प्रीति के मामा के घर पहुंचता है, प्रीति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और हो भी क्यों ना, उन्हें मिलने का मौका बहुत कम मिलता था और जब मिला तो ऐसा मौका मिला कि उनके आसपास इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, जिससे उन्हें समय का भी कोई अंदाजा नहीं था। उसी शाम को जय कुमार को प्रीति से मिल करके फरीदाबाद वापस चले जाना था, जो कि वो नहीं किया, और उन्हें समय का ख्याल तब आया जब अगले दिन सुबह प्रीति के मामा जी और मामी जी घर वापस आ जाते हैं और दरवाजे पर आवाज होती है। दरवाजा खोलते ही प्रीति अपने मामा मामी को देख करके घबरा जाती है, और प्रीति के मामा प्रमोद जब ये देखते हैं कि घर में एक लड़का है तो उन्होंने पूछा ये कौन है। प्रीति ने जवाब दिया कि ये जय कुमार है और मेरे मकान मालिक का साला है। जिस पे प्रमोद ने पूछा कि ये कब आया यहाँ पर और क्यों आया। प्रीति ने अपने मामा को ये बताया कि ये एक दिन पहले ही शाम को यहाँ आया था। प्रीति के मामा को जैसे ही ये पता चला कि जय कुमार एक दिन पहले से घर में आया हुआ है और रात को प्रीति और जय कुमार घर में अकेले थे, उन्हें काफी चिंता हुई। और इसी के बाद प्रीति के मामा ने जय कुमार को एक कमरे में बंद कर दिया और तुरंत प्रीति के पिता देवेंद्र शर्मा को फोन किया और उन्हें सारी बातें खुल के बता दी। देवेंद्र शर्मा को जैसे ही ये पता चला कि जय कुमार प्रीति के मामा के घर प्रीति से मिलने पहुंच गया है, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने साले को ये कहा कि जब तक मैं वहां पे नहीं आ जाता हूं तब तक जय कुमार को कमरे में ही बंद रखना और उसे बाहर न निकलने देना। शाम होते होते देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ आ जाता है और उसके दिमाग में रास्ते भर ये चल रहा होता है कि वो घर जा करके क्या करेगा और जय कुमार से क्या बात करेगा। देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ पहुंचते ही पहले शराब खरीदता है और शराब पी करके काफी ज्यादा नशे में हो जाता है, और घर पहुंचने के बाद देवेंद्र शर्मा जय कुमार को कमरे से निकाल करके बातें करना शुरू करता है। बात करने के दरमियान जय कुमार ने देवेंद्र शर्मा से ये कहा कि वो उनकी बेटी प्रीति से बहुत ज्यादा प्यार करता है और जीवन भर उसके साथ रहना चाहता है, जिससे कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही देवेंद्र शर्मा जैसे कि आग बबूला हो गए और तुरंत जय कुमार को पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते थोड़ी देर बाद देवेंद्र शर्मा ने जय कुमार से कहा कि इस बार छोड़े दे रहा हूं, मगर आइंदा से ऐसी गलती मत करना। चलो हम तुम्हें दिल्ली की बस पे बैठा देते हैं और जब मैं फरीदाबाद आऊंगा तो तुम्हारी माँ से बात करूंगा।
देवेंद्र शर्मा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उस आशिक जय कुमार को ऐसा लगता है कि जब देवेंद्र शर्मा फरीदाबाद आएगा तो उसकी माँ से वो प्रीति और उसके मिलने की बातें करेगा। वो तो आशिक था, वो तो कुछ भी सोच सकता था, उसके मन में आस हमेशा रहती। मगर देवेंद्र शर्मा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। देवेंद्र शर्मा अपने साले प्रमोद के साथ जय कुमार को लेकर के घर से बस अड्डे जाने के लिए निकला और रेलवे लाइन के किनारे होते हुए नई बस्ती के अवतार नगर कॉलोनी में रहने वाले अपने एक परिचित विनोद के यहाँ गया। विनोद के यहाँ जब वो दोनों जय कुमार को लेकर पहुंचे तो विनोद ने उनसे चाय वगैरह के लिए पूछा, जिस पर देवेंद्र शर्मा ने चाय के लिए मना कर दिया और विनोद से सिर्फ पानी लाने के लिए कहा। पानी जब उन्हें मिला तो उसके बाद उन्होंने यानी देवेंद्र शर्मा और उसके साले प्रमोद ने शराब पी। उसी बीच विनोद ने देवेंद्र शर्मा से पूछा जय कुमार के बारे में कि ये कौन है, जिस पर देवेंद्र शर्मा ने बताया ये उनके एक परिचित का लड़का है जिसे वो बस अड्डे दिल्ली जाने वाली बस पर छोड़ने जा रहा है। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने शराब पी ली तो देवेंद्र शर्मा और प्रमोद जय कुमार को लेकर के वहां से रवाना हुए। तब तक अंधेरा भी काफी हो चुका था। रेलवे लाइन के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए थोड़ी दूर के बाद जब थोड़ा सुनसान हुआ तो वहां पर उन्होंने यानी प्रमोद और देवेंद्र शर्मा ने जय कुमार को एक खाली स्थान देखकर एक गड्ढे में ढकेल दिया। अभी जय कुमार कुछ समझ पाता और खुद को संभाल पाता इससे पहले ही दोनों ने मिलकर जय कुमार का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और वहीं बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने जय कुमार के डेड बॉडी को उठाकर रेलवे लाइन पर रख दिया और जब वहां से ट्रेन गुजर गई तो वो निश्चिंत होकर के वहां से चले गए। देवेंद्र शर्मा के मन में यह निश्चिंतता थी कि इस बारे में और उसके इस काम के बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। देवेंद्र शर्मा आराम से अपने घर जाकर सो जाता है। सुबह उठने के बाद देवेंद्र शर्मा की बेटी प्रीति ने उससे पूछा कि पापा क्या जय कुमार दिल्ली चला गया, जिस पर देवेंद्र शर्मा काफी गुस्सा होता है और ये कहता है कौन कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम सिर्फ और सिर्फ खाली अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। देवेंद्र शर्मा की ऐसी बात सुनने के बाद प्रीति को थोड़ा शक तो हुआ, मगर उसने ये सोचा कि देवेंद्र शर्मा गुस्से में ऐसा बोल रहा होगा। 2 दिनों के बाद जब प्रीति ने जय कुमार को फोन किया तो जय कुमार का फोन बंद था। इसके बाद प्रीति बहुत ज्यादा घबराई और डर गई और उसको शक भी होने लगा कि जय कुमार के संग पक्की बात है कि कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। उधर फरीदाबाद में जब 2 दिनों तक जय कुमार अपने घर नहीं पहुंचा था तो जय कुमार की मां संध्या परेशान होते हुए अपने संबंधी यानी जय कुमार के दीदी और जीजा के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है कि जय कुमार 2 दिनों से घर नहीं आया है। जिस पर जय कुमार के जीजा ने प्रीति की मां से प्रीति के बारे में पूछा तो उन्हें यह पता चला कि प्रीति तो एग्जाम देने के लिए अलीगढ़ गई है। साथ में उन्हें यह भी पता चला कि देवेंद्र शर्मा भी शहर के बाहर है, जिस पर जय कुमार के जीजा जी को पूरा शक हुआ कि इस चीज में यानी जय कुमार के न मिलने में या घर वापस न आने में देवेंद्र शर्मा का पूरी तरह से कोई ना कोई हाथ है। इसके बाद जय कुमार के जीजा जी ने देवेंद्र शर्मा को फोन किया और उनसे ये कहा कि वो जहां पर भी है जय कुमार को सही सलामत घर भेज दे। मकान मालिक का फोन आने की वजह से देवेंद्र शर्मा काफी घबरा गया और उसी घबराहट में उसने अपने मकान मालिक को यह बताया कि 2 दिन से प्रीति भी घर से गायब है और उसे ऐसा लग रहा है कि जय कुमार ही प्रीति को भगाकर कहीं ले गया है। इसके बाद वो फोन रख दिया। इसके बाद देवेंद्र शर्मा के मन में काफी उथल पुथल मची हुई थी और उसको ये डर था कि कहीं वो फंस न जाए। इसीलिए वो अपने एक पड़ोसी चौकीदार जिसका नाम राकेश था उसके पास जाता है और उसको ये बताता है
कि एक लड़का है जिसने उसकी बेटी को अगवा कर लिया है। वो अपने इर्द गिर्द और अपने आसपास के लोगों के बीच में ये झूठी खबर फैला रहा था कि उसकी बेटी लापता है और उसे कोई भगा ले गया है या अपहरण कर लिया है। इसके बाद वो मुन्ना लाल वकील के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। मुन्ना लाल वकील ने देवेंद्र शर्मा को ये राय दी कि वो पहले तो पुलिस थाने जाए और वहां जाकर के ये रिपोर्ट दर्ज करा दे कि प्रीति का अपहरण हो गया है और जय कुमार ने उसका अपहरण कर लिया है। वकील मुन्ना लाल की बात मानते हुए देवेंद्र शर्मा 12 दिसंबर 2013 को गांधीनगर पुलिस थाने जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराता है कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है और अपहरणकर्ता का नाम जय कुमार है, जो कि फरीदाबाद का रहने वाला है। देवेंद्र शर्मा इतना चालाक था कि जब वो पुलिस थाने गया तो वो उस चौकीदार राकेश को और अपने कुछ पड़ोसियों को साथ में लेके गया था, जिससे कि वो पुलिस वालों को ये विश्वास दिला सके कि वो जो भी बात बोल रहा है पूरी तरह से सही बोल रहा है और उसके आस पड़ोस के लोग भी इस बात को जानते हैं। इसके बाद पुलिस वाले अपनी छानबीन करना शुरू कर देते हैं और छानबीन करते रहते हैं, मगर ना ही उन्हें प्रीति का पता चलता है और ना ही जय कुमार का। एफआईआर दर्ज कराने के बाद देवेंद्र शर्मा थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, मगर उसके मन में अभी भी टेंशन ये रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी को प्रीति की खबर लग जाए। और अब तो प्रीति को भी सारी बातें पूरी तरह से पता थी कि जय कुमार मर चुका है। देवेंद्र शर्मा पहले तो अपनी बेटी प्रीति को धमकाता है कि तुम किसी के सामने भी अगर अपना मुंह खोलोगी तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो जय कुमार का हुआ है और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिस पर प्रीति काफी ज्यादा डर जाती है और वो कसम खा के कहती है कि पापा, मैं अपना मुंह किसी के सामने भी नहीं खोलूंगी। इसके बाद भी देवेंद्र शर्मा का मन नहीं मानता है और वो ये सोचता है कि अब प्रीति को किसी तरह से जल्दी यहां से हटा दिया जाए। देवेंद्र शर्मा प्रीति को अपने साले प्रमोद के ससुराल भेज देता है, जो कि हाथरस जिले के करसोरा नाम के एक गांव में स्थित है। वहां भेजने के बाद वो प्रीति का रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता है, तुरंत जल्दी से जल्दी उसकी शादी करने के लिए, और उसको एक रिश्ता मिल भी जाता है, जिसके बाद देवेंद्र शर्मा प्रीति की शादी 27 फरवरी 2014 को कर देता है। जब प्रीति की शादी हो जाती है तब जाकर के देवेंद्र शर्मा थोड़ी चैन की सांस लेता है। लेकिन इसमें भी एक मजे की बात तो यह है कि देवेंद्र शर्मा इस बीच और इसके बाद भी हर 15 दिन 20 दिन पर एक बार थाने पहुंच जाया करता था और पुलिस वालों के सामने रो धो करके ये कहता था कि जल्दी से जल्दी वो उसकी बेटी का पता लगाएं और उसको घर वापस लाएं। और साथ ही वो जय कुमार के घर वालों को भी फोन करके धमकाया करता था कि वो जय कुमार और प्रीति का पता जल्दी से जल्दी लगाएं, नहीं तो वो उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। देवेंद्र शर्मा पूरे टाइम कुछ न कुछ अपने दिमाग में ताने बाने बुना करता था, जिससे कि उसके किए हुए गलत काम का उसके ऊपर कोई भी इल्जाम ना आए और वो उल्टा जय कुमार के घर वालों को ही फंसा सके और उन्हें हमेशा परेशान करता रहे। उधर कई सारे थाना प्रभारियों ने इस केस को अपने अंडर में लेकर के इस केस की छानबीन की, मगर किसी को भी सफलता नहीं मिली। प्रीति की शादी को 1 साल से ऊपर बीत चुका होता है और अब प्रीति प्रेग्नेंट भी हो जाती है। देवेंद्र शर्मा हमेशा अपने दिमाग में कुछ न कुछ ताने बाने बुना करता था और इसी के लिए वो एक बार फिर से वकील मुन्ना लाल के पास गया और उससे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसने वकील मुन्ना लाल को ये तक बताया कि प्रीति इस वक्त प्रेग्नेंट है। फिर वकील मुन्ना लाल इन सारी बातों पे नए सिरे से विचार करने लगा और विचार करने के बाद उसने देवेंद्र शर्मा को ये राय दिया कि वो अपनी बेटी को अपने पास बुला ले
और उसको लेकर के पुलिस वालों के पास जाए और अब उससे ये गवाही दिलवाए कि जय कुमार प्रीति को प्रेग्नेंट करके और उसको मथुरा रेलवे स्टेशन पर छोड़ करके भाग गया। जिसके बाद प्रीति काफी परेशान थी और परेशान होने के कारण वो अपने पिता के घर वापस आ गई। ये बात सुनने के बाद देवेंद्र शर्मा ने अपनी बेटी को फोन करके कहा कि तुम किसी भी तरह से अपने ससुराल से यहाँ पे वापस अपने घर आ जाओ। प्रीति अपनी पिताजी की एक भी बात टाल नहीं सकती थी, क्योंकि उसको ये डर था कि उसके पिता देवेंद्र शर्मा कुछ भी कर सकते हैं। किसी तरह से प्रीति अपने घर वापस आ जाती है और देवेंद्र शर्मा अपनी बेटी प्रीति को लेकर के 1 सितंबर 2015 को पुलिस थाने जाता है और वहां जाकर के प्रीति वही सारी बातें पुलिस वालों को बताती है जो वकील मुन्ना लाल ने उसे कही थी कहने के लिए। उसकी बातें सुन करके पुलिस वालों ने उसका एक मेडिकल टेस्ट करवाया, जिसपे पता चला कि प्रीति वाकई में प्रेग्नेंट है और पुलिस वालों को ये विश्वास हो गया कि जय कुमार ने पहले प्रीति का अपहरण किया, फिर उसका रेप किया और फिर उसको मथुरा रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़कर कहीं भाग गया। पुलिस वालों ने प्रीति से कोर्ट में भी गवाही दिलवा दी और उसके बाद कोर्ट ने प्रीति को उसके पिता के हवाले कर दिया। पुलिस वालों के देखरेख में ही प्रीति का बच्चा भी हुआ। मगर एक मजेदार बात यह है कि पुलिस वालों ने इस सारी घटना और प्रीति की गवाही और देवेंद्र शर्मा की गवाही के बीच में उस समय प्रीति से एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जय कुमार प्रीति को भगाकर कहाँ ले गया था, कहाँ रखा था, कैसे रखा था और उसके साथ कैसे रहता था। बहरहाल समय बीतता गया और इसके बाद पुलिस की ही देखरेख में प्रीति को बच्चा भी हुआ। मगर कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। गलत काम ज्यादा दिन तक नहीं छिप सकता। सितंबर 2016 में राजेश पांडे जी की नियुक्ति अलीगढ़ में होती है और देवेंद्र शर्मा की उल्टी गिनती उसी दिन से शुरू हो जाती है। थाना प्रभारी दिनेश कुमार दुबे जी की सख्ती से छानबीन करने पर ये सारी चीजें खुल करके सामने आईं और पुलिस वालों को सारी सच्चाई अच्छे से पता चली। इसके बाद देवेंद्र शर्मा, उसके साले प्रमोद कुमार, यहाँ तक कि प्रीति, इन तीनों को सजा हुई और जय कुमार के माताजी संध्या को पुलिस वालों ने बुलाया और जय कुमार के सामान, उसके जूते, उसके कपड़ों को दिखा करके पहचान करवाई। जिसके बाद जय कुमार की माताजी ने सारी चीजें पहचानते हुए ये कंफर्म कर दिया कि ये सारा सामान जय कुमार का ही है।